नमस्कार। ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके साथ उसी किताब के साथ जिसका नाम है बापू और जो 7 खंडों में लिखी गई है। मधुकर उपाध्याय, बीबीसी के पूर्व समाचार संपादक, हिस्टोरियन, गांधीयन, उनकी ये किताब मैं आपके साथ पिछले 1 साल से साझा कर रहा हूं। बुक नंबर 1 से मैंने 2-3 पाठ पढ़े थे, उसके बाद ये छूट गई थी इस ऑफिस में, इस जगह पे, मूल निवास पर, और मैं चला गया था यहाँ से। बुक नंबर 2 उसके बाद हाथ आई, जिसके मैंने 2-3 पाठ पढ़े। उसमें आपने देखा राजकोट और मुंबई में बैरिस्ट्री करने के अलावा वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, वहां तमाम सारे संघर्ष होते हैं। बुक नंबर 1 में इसके पहले आपने पढ़ा सुना था कि मोहनदास का जन्म होता है, उसके घर में बाबा दीवान, पिताजी दीवान और तमाम सारे पारिवारिक जनों के बीच रहते हुए बुआ के साथ, ललिता बुआ और तमाम सारे स्कूलिंग होती है। वो राजकोट आता है, जहां पर उसके बचपने में ही उसके तमाम सारे सवाल उठते हैं मन में और वो उनका जवाब ढूंढता है। तमाम सारे सत्य के प्रयोग उसके शुरू हो जाते हैं और स्कूल में वो जो डिप्टी इंस्पेक्टर आते हैं, वो वाली घटना भी है जब मोहन नकल करने से इनकार कर देता है। और अब इस अध्याय में, इस पाठ में जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इस चरित्रों का वर्णन आपने सुना, कौन कौन से संगी साथी हैं। और अब ये पाठ आत्महत्या के विरुद्ध। गर्मी की छुट्टियों से पहले काका राजकोट आए तो सारे बच्चे खुश हो गए। लगा कि दिन मजे में कटेंगे। काका से रोज नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी, नई जगहों के बारे में जानेंगे जहां वो घूम कर आए होंगे। मोहनदास की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। वो काका का सबसे प्रिय भतीजा था। काका अव्वल दर्जे के बैठकबाज थे, गजब के किस्साऊ। एक बार शुरू हो जाए तो उनकी कहानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। अनगिनत पात्र, बेशुमार घटनाएं, हर किस्से में वो खुद मौजूद रहते। हैरानी होती कि काका हर उस जगह पहुंच कैसे जाते हैं जहां कुछ होने वाला हो। इतने किस्से तरतीबवार याद रखना आसान काम नहीं है। जाहिर है काका की याददाश्त का सभी लोग लोहा मानते थे, करमचंद को छोड़कर। बकौल करमचंद, काका जो करते हैं शुद्ध शब्दों में लफाजी है, लंतरानी, आधा सच आधा झूठ। अक्सर दूसरों के साथ हुई घटनाएं आप बीती की तरह सुनाते, वो भी नमक मिर्च लगाकर, इधर उधर की हाँक कर लोगों को जुटाने का काम सड़क का मदारी ही करता है। उनकी नजर में काका की हैसियत इससे रत्ती भर ज्यादा नहीं थी। परिवार के संस्कार से की ऐसी राय रखने के बावजूद करमचंद ने उनका स्वागत किया। रहने के लिए छत्ती पर कमरा दे दिया। लोगों से कहा कि उनका ख्याल रखें, जरूरत का सामान उपलब्ध करा दे। काका को आए हफ्ता भर भी ना गुजरा होगा, मोहनदास को लगा कि वो बदले बदले हैं, चुप रहते हैं, कुछ कहो तो मुस्कुरा देते हैं। पहले वाले काका नहीं है जो बात बेबात ठहाका लगाते तो घर भर जाता। छुट्टी में उनसे कहानियां सुनने की इच्छा पूरी नहीं। एक बार दुछत्ती पर गए तो वहीं रह गए, उतरे नहीं। जिसने देखा उन्हें खिड़की पर खड़े देखा। ऊपर के कमरे में 2 खिड़कियां, एक बाहर खुलती, दूसरी आंगन में। कोई जरूरत हो या भूख लगी हो तो आंगन वाली खिड़की से आवाज लगा देते। खाना कमरे में पहुंच जाता। थोड़ी देर में कोई बच्चा जाता और थाली उठा लाता। बच्चों को वहां रुकने की मनाही नहीं थी, पर काका के पास रुकता कोई नहीं था। बाजार से कुछ लाना हो तो काका बाहर वाली खिड़की खोलते। उनकी आवश्यकताएं सीमित थी, घर से सब मिल जाता, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं थी। बस एक चीज घर में नहीं मिलती थी और जिसका मिलने का सवाल ही नहीं था, बीड़ी। उसी के लिए बाजार की ओर देखना पड़ता।
दिक्कत ये थी कि बीड़ी मंगाने के लिए वो सबसे कह नहीं सकते थे, घर के किसी सदस्य से नहीं, मोहनदास से तो बिल्कुल नहीं। सोचते उसको पता चला तो वो रंभा और भाभी को जरूर बता देगा, बात फैलेगी तो बड़े भाई तक पहुंचेगी और ये अच्छा नहीं होगा। काका का डर मुनासिब रहा होगा, पर था एकदम गलत। बीड़ी पीने की उनकी आदत के बारे में घर में सबको पता था, फिर भी वो अपनी ओर से एहतियात बरतते रहे। आखिर अपने काम के लिए उन्हें एक लड़का मिल गया, माधव, मोहन का हमउम्र, उसका दोस्त। घर आना जाना था, इसलिए किसी को उस पर शक न होता। तलब लगती तो बाहर की खिड़की पर खड़े होकर इंतजार करते कि माधव आए और बाजार से बंडल ला दे। खिड़की से पैसे फेंकते, माधव भागकर बाजार जाता और कुर्ते की जेब में छिपाकर बंडल छत्ती पर पहुंचा देता। मोहन को पता था, माधव ने बता दिया था, लेकिन काका का सम्मान करते हुए उसने किसी से इसका उल्लेख करना ठीक नहीं समझा। मोहन को बीड़ी के धुएं से चिढ़ थी, उसकी गंध नापसंद थी, लेकिन माधव को धीरे धीरे आदत लग गई। काका बीड़ी पीकर बचे हुए ठूंठ बाहर फेंकते तो वो इकट्ठा कर लेता। शाम को जब माधव और मोहन मिलते, दोनों घर के पीछे झाड़ की ओर चले जाते। माधव बीड़ी जला लेता। मोहन को ये अच्छा नहीं लगता था, पर माधव कट खींचकर नाक से छोड़ता तो आकर्षक लगता, छल्ले बनाता तो वो देखता रह जाता। ये मुश्किल नहीं है, तुम भी कर सकते हो। एक दिन माधव ने कहा, मुझे डर लगता है, ये अच्छी आदत नहीं है। डर की कोई बात नहीं, इतनी देर शाम यहाँ कौन आएगा, पी कर देखो, ना अच्छा लगे तो छोड़ देना, मेरा साथ देने की कोई मजबूरी नहीं है। मोहन ने डरते डरते पहला टोटा सुलगाया, खींचा और धुआं मुंह से निकाल दिया। अगले कश में उसने धुआं नाक से निकालने की कोशिश की तो गले में अटक गया, खांसी आ गई। किसी तरह काबू पाया। दूसरे से तीसरे टोटे तक मोहन आराम से नाक से धुआं निकालने लगा। इसका एक असर ये हुआ कि दोनों दोस्तों में होड़ रहने लगी, फूंक इकट्ठा करने की। गिनती होती कि किसके पास ज्यादा है। स्कूल में भी इसी पर चर्चा होती। लौटकर दोनों का पहला काम जमीन से फूंक उठाना होता, दूसरा काम था शाम का इंतजार। कुछ दिन बाद काका चले गए, टोटो का टोटा पड़ गया। माधव और मोहन ने सोचा नहीं था कि किसी दिन ऐसा हो सकता है। सिलसिला रुक गया। अब तक दोनों को बीड़ी की लत लग चुकी थी। दिन अखरने लगे, स्कूल में मन नहीं लगता था, शाम बिताना मुश्किल था, बेचैनी होने लगी। बीड़ी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसे ना माधव के पास थे ना मोहन के। एक ही तरीका बचा, चोरी। दोनों ने सोचा कि पैसे कहां से आसानी से चुराए जा सकते हैं, जिसकी भनक न हो। तय हुआ कि इसकी सबसे सुरक्षित जगह घर में काम करने वाले नौकर की कमीज है। वो घर आते ही कुर्ता उतार कर खूंटी पर लटका लेता और शाम को लौटते हुए पहनता, बीच में उसकी तरफ देखता नहीं। इसका फायदा उठाकर दोनों चुपके से कुर्ते की जेब से मतलब भर के पैसे निकाल लेते कि बीड़ी का बंडल आ जाए। बीड़ी खरीदने माधव जाता। दुकानदार उसे जानता था, पर ये नहीं जानता था कि काका जा चुके हैं और ये खरीद उनके लिए नहीं है। बिना सवाल जवाब के आसानी से बंडल दे देता। समस्या थी कि बीड़ी छिपा कर कहाँ रखें कि किसी की नजर ना पड़े। घर में रखना संभव नहीं था। दोनों जानते थे कि वे गलत काम कर रहे हैं। इसे छिपा कर ही किया जा सकता था। बड़ों के सामने ऐसा करने की बात वे सोच नहीं सकते थे। 2-4 हफ्ते चोरी के पैसे से काम चला। नौकर को एक बार लगा कि उसकी जेब के पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन शिकायत नहीं की। सोचकर संतोष कर लिया कि घर में ऐसा नहीं हो सकता, पैसे कहीं गिर गए होंगे। फिर भी उसने खूंटी पर कुर्ता लटकाना बंद कर दिया, हमेशा पहने रहता। बाद में पता चला कि स्कूल में कई लड़के बीड़ी पीते हैं। कुछ ने बताया कि एक पौधे का डंठल बीड़ी की तरह किया जा सकता है, बीच में सुराख होता है और जलाने पर धुआं निकलता है। माधव डंठल ले आया। 1-2 दिन कोशिश की पर संतोष नहीं हुआ। मजा नहीं आया तो छोड़ दिया। अब क्या करें, इसका जवाब दोनों के पास नहीं था। स्कूल की छुट्टी के बाद टहलते हुए वे खेल के मैदान की ओर चले गए। हम कितने पराधीन हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, हताश माधव ने कहा। जिंदगी बिल्कुल बेकार है,
हर बात के लिए हाथ फैलाना, गिड़गिड़ाना। सवाल बीड़ी का नहीं है, वो छोटी बात है। दुख इसका नहीं कि बीड़ी नहीं पी सकते, इसका है कि बड़ों की अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी पराधीनता से अच्छा है जान दे, आत्महत्या कर ले तो गुलामी से मुक्ति मिले। मोहन ने सहमति जताई तो अगला सवाल सामने आ गया, आत्महत्या करें कैसे? उन्हें पता नहीं था कि लोग मरते कैसे। कोई खड़े खड़े तो नहीं मर सकता, जो मरता है लेटा हुआ होता है। जगह पता नहीं कि कहाँ जाकर मरे, ताकि जान निकलने से पहले किसी को खबर ना हो। पता चल गया तो मरना मुश्किल हो जाएगा, कोई ना कोई भागा चला आएगा और बचा लेगा। एक सप्ताह इसी उधेड़-बुन में निकल गया। माधव का विचार था कि फांसी लगाकर मरना ठीक होगा, इससे चूक नहीं हो सकती। किसी पेड़ के पास जाएंगे, फंदा बनाकर झूल जाएंगे, किस्सा खत्म। बाद में जो देखे सो देखे। मोहन को लगता था फांसी लगाना बहुत कष्टदायी है, दर्द होगा, जब तक प्राण ना निकल जाए बदन छटपटाता रहेगा, सांस अटकी रहेगी, और कहीं उसके पहले चीख निकल गई तो इससे अच्छा होगा जहर खा लेना। एक पल जहर खाया, अगले पल असर हुआ और तुरंत जान चली गई। माधव ने बात मान ली। अब प्रश्न था कि जहर लाएंगे कहाँ से, कौन देगा? ये कैसे पता चलेगा कि वो असली है या नकली? वैसे ही उसके लिए पैसा चाहिए। पंसारी मुफ्त में तो जहर देगा नहीं, 50 सवाल और पूछेगा, सबको खबर कर देगा। इसका जवाब माधव ने दे दिया। सुन रखा था कि धतूरे का बीज जहरीला होता है, खाने से आदमी मर सकता है। ये तय होने पर कि वे धतूरा खाकर जान देंगे, माधव और मोहन जंगल गए। मदार के पौधों से गोल कटीले धतूरे इकट्ठा किए और पास के समतल पत्थर पर बैठे। मोहन ने मदार के फूल देखे थे, पौधे से लटकते उसके फल पर नजर पड़ी, लेकिन बीज कैसे होते हैं उसे नहीं पता था। पत्थर पर पटक कर धतूरा तोड़ा तो काले बीज बिखर गए। माधव ने उन्हें सहेजा, कागज की पुड़िया बना दी। दोनों ने निश्चय किया कि जो करना है जल्दी करना है। शाम को वे पास के बड़े ताल पर मिले, केदार जी के मंदिर के पास। एक किनारे चौरस जगह तलाश की जहां आमतौर पर कोई न जाता हो। आराम से मरने के लिए माधव घर से 2 चटाइयां ले आया था, उन्हें बिछा दिया। केदार जी मंदिर में प्रायः भीड़ भाड़ नहीं रहती, शिवरात्रि को छोड़कर अक्सर सन्नाटा रहता है। पुजारी होते हैं और इक्का दुक्का भक्त। सोमवार होता तो शायद शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले होते, पर उस दिन बुधवार था। कागज की पुड़िया माधव ने इस तरह पकड़ रखी थी कि पुजारी को दिखाई न दे, संदेह न हो। ये मानकर कि वे आखिरी बार दर्शन के लिए आए हैं, दोनों ने पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा की, दिया जलाया, आंखें बंद करके प्रार्थना की, अपना इरादा बताया और हाथ जोड़कर ईश्वर से भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। प्रसाद लेकर वे चुपचाप पीछे की ओर चले गए। पुजारी जी बच्चों की आस्था से प्रभावित थे। शाम कब को गुजर चुकी थी, अंधेरा हो गया था। अब मोहन और माधव बिल्कुल अकेले थे। जिंदगी के अंतिम पुष्प। दोनों ने अंधेरे में एक दूसरे को देखा, शांत मन से पुनः प्रार्थना की। पुड़िया खोली गई और माधव ने अच्छे मित्र की तरह धतूरे के बीज बराबर बांध दिए। अब जीवन और मृत्यु में फासला बीज उठाकर मुंह में रखने तक का बचा था, लेकिन ऐन वक्त पर हिम्मत जवाब दे गई। मान लो हमने बीज खाया और फौरन जान ना निकली तो क्या होगा? मोहन ने दबी जवान में पूछा। और बच गए तो लोग क्या कहेंगे? काफी से वे मंदिर आती हैं, हमें यहाँ देख लिया तो क्या सफाई देंगे? माधव भी यही सोच रहा था, मरने से कोई फायदा नहीं, मर कर क्या होगा? इससे अच्छा यही होगा पराधीनता सह ली जाए। सब कहते हैं समय बलवान है, उससे कोई नहीं जीत पाया। कभी तो बदलेगा, कभी हम आजाद होंगे, जो चाहे कर सके, मगर उसके लिए जीना पड़ेगा। अपना समय मर जाने पर आया तो देख भी नहीं पाएंगे, नहीं खाते जहर। माधव ने ज्यादा फैसले की तरह बताया, लेकिन मोहन उसके आगे की सोच रहा था। उसकी समस्या दूसरी थी। हम शिव जी से कहकर आए हैं कि मरने जा रहे हैं, धतूरा नहीं खाया तो झूठ बोलने का पाप चढ़ेगा। मैं भगवान से झूठ नहीं बोल सकता, पाप का भागीदार नहीं बन सकता। मोहन ने जोर दिया तो माधव ने उसका रास्ता निकाला। निर्णय हुआ कि वे 2-2 बीज खा ले तो मंदिर का मान रह जाएगा और इतने कम बीजों से जान भी मिल जाएगी। बाद में राम मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, उनसे माफी मांग लेंगे,
कह देंगे कि आगे से आत्महत्या की बात कभी सोचेंगे नहीं। माधव और मोहन ने जैसा तय हुआ था, दो बीज जीप पर रखे और बाकी ताल में थे। बीज की कड़वाहट जुबान पर आई तो डर लगा कि कहीं इतना ही मरने के लिए काफी ना हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एहसास हुआ कि बीड़ी के पैसे ना होना मरने का कारण नहीं हो सकता। माधव ने चटाई लपेटी और दोनों राम मंदिर की ओर चल पड़े। मोहन घर लौटा तो पृथ्वीबाई दियाबाती कर चुकी थी। खाना बनकर तैयार था। बाकी बच्चे ऊधम कर रहे थे। ललिता उन्हें डांट रही थी। करमचंद दीवानी से लौट आए थे। सब कुछ सामान्य था, पहले जैसा सुंदर। तो ये देखा आपने एक और प्रयोग, पराधीनता स्वतंत्रता के बीच अपने मन के काम कर लेने की जद्दोजहद मन में चलती हुई मोहनदास को ऐसे मोड़ पर लाती है जब इतना खतरनाक विचार उसके और उसके मित्र के दिमाग में आता है। ईश्वर उन्हें आखिरी मौके पर सद्बुद्धि देता है और वो वापस लौट आते हैं। इसमें मैं सिर्फ एक बात अपने श्रोताओं से, दर्शकों से कहना चाहूंगा कि गांधी के जीवन से जुड़ा ये पाठ मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखा गया, बीबीसी के पूर्व समाचार संपादक, हिस्टोरियन गांधीयन किसी भी कीमत पर आत्महत्या के लिए उकसाने वाला नहीं है, ना इसके लिए इसमें कोई प्रयास किया गया है। ये सिर्फ एक महान व्यक्ति जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता दिलाने वालों में अग्रणी था, अहिंसा के मार्ग पर चला, सत्य के साथ प्रयोग किए, उसके जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना है। कृपया इसको अन्यथा ना लें और सिर्फ इसे मोहनदास या बाद के महात्मा गांधी से जुड़ी एक घटना माने और इसको इसी तरह इस एपिसोड में इतना ही। आगे फिर मिले और अगले पाठ पर चर्चा करें या किसी और मुद्दे पर हम आपके साथ अपने विचार रखें या किसी शख्सियत का इंटरव्यू दिखाएं। तब तक के लिए दीजिए विदा। अगले हफ्ते तक नमस्कार, धन्यवाद।